नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द ग्राउंड रिपोर्ट में। मैं हूं समीर आत्मज मिश्र। दोस्तों, 9 सितंबर की तारीख बड़ी महत्वपूर्ण तारीख है और ये वो तारीख है जब उपराष्ट्रपति पद के लिए मतदान होंगे। संसद के दोनों सदनों के सदस्य उपराष्ट्रपति पद के लिए दो में से किसी एक व्यक्ति का चुनाव करेंगे। यानी एनडीए गठबंधन के उम्मीदवार हैं और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार दोनों आमने सामने हैं और मजबूत स्थिति में दोनों हैं, क्योंकि संख्या बल जो है, नंबर गेम, वो थोड़ा सा झुका हुआ एनडीए के पक्ष में ज़रूर है। लेकिन ऐसी उम्मीद जताई जा रही है कि ये पासा पलट भी सकता है, क्योंकि सीपी राधाकृष्णन जो कि एनडीए के उम्मीदवार हैं, उनके पक्ष में तमाम उन सांसदों का भी झुकाव नहीं दिखाई पड़ रहा है जो भारतीय जनता पार्टी के हैं या एनडीए के घटक दलों के हैं, गैर बीजेपी सांसद हैं। खास तौर पर तेलुगु देशम पार्टी और जनता दल यूनाइटेड और बिहार की जो दूसरी पार्टियां हैं, जिनमें चिराग पासवान की भी पार्टी है, लोक जनशक्ति पार्टी, उसके बारे में भी ये बात सामने आ रही है। तेलुगु देशम पार्टी की बात तो खास तौर पर आ रही है। शिवसेना का मुखपत्र है सामना, उसमें यह दावा किया गया है कि क्रॉस वोटिंग हो सकती है भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी, और उसका कारण यह है कि प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की जो कार्यशैली है इस सरकार में, पिछली सरकार के अलावा इस सरकार में जिस तरह से उनकी कार्यशैली है, उस कार्यशैली ने घटक दलों के तमाम नेताओं को भी आशंकित कर दिया और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को नाराज कर दिया है। दबी जुबान से भी वो सामने आकर कुछ नहीं कह सकते हैं। लेकिन ये चुनाव ऐसा है, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, जिसमें एक बड़ा झटका देने की तैयारी हो रही है। तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू ने जब सीपी राधाकृष्णन का नाम प्रस्तावित किया था भारतीय जनता पार्टी ने, तो तब उन्होंने समर्थन देने की बात कही थी। लेकिन जैसे ही बी सुदर्शन रेड्डी का नाम आया इंडिया गठबंधन की तरफ से, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की जो पार्टियां हैं उनके भीतर हलचल होने लगी और इधर कई मुलाकातें रेवंत रेड्डी और तेलुगु देशम पार्टी के नेता चंद्रबाबू नायडू के बीच हुई हैं। कई दूसरे नेताओं की मुलाकातें हुई हैं आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में, और उन पार्टियों के बारे में ये कहा जा रहा है, जिसमें बीआरएस भी है, यानी भारत राष्ट्र समिति, इसके अलावा वाईएसआरसीपी है। इन पार्टियों के बारे में सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि ये पार्टियां बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में लामबंद हो रही हैं और पूरी तरीके से नहीं तो क्रॉस वोटिंग तय है। हालांकि चूंकि उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में किसी तरह का व्हिप तो जारी नहीं होता है, व्हिप नहीं जारी होता है, तो इसमें पार्टी, ये जो सांसद हैं वो स्वतंत्र हैं किसी को भी वोट देने के लिए, और ये अपने वोट को जब देंगे तो उसमें पता नहीं चलना है कि किसको दिया जा रहा है, किसको नहीं दिया जा रहा है। खैर, नंबर गेम क्या है उसकी बात हम करते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी खुद इससे कैसे आशंकित है वो दिखाई पड़ रहा है कि 8 तारीख को, यानी चुनाव से, मतदान से एक दिन पहले, एक डिनर डिप्लोमेसी रखी गई है, डिनर पार्टी रखी गई है, जिसमें सभी सांसदों को, एनडीए के सांसदों को बुलाया गया है। पहली जो महत्वपूर्ण बात यह है कि जो बी सुदर्शन रेड्डी का तेलंगाना से होना, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक तरह से क्षेत्रीयता भी काफ़ी महत्वपूर्ण है। दूसरी बात यह है कि बी सुदर्शन रेड्डी जिस तरह से गैर राजनीतिक व्यक्ति हैं और उनके उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनते ही भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उनके ऊपर आक्षेप लगाए कि सुप्रीम कोर्ट का जज रहते हुए उन्होंने कैसे फैसले दिए, खासतौर पर जो सलवा जुडूम को लेकर उनका फैसला था, उसने आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टियों को बुरी तरीके से नाराज कर दिया है कि आप जब, अगर वो विपक्षी गठबंधन से उम्मीदवार हो गए तो आपने उनकी पूरी क्रेडिबिलिटी को ही सवाल के घेरे में ला दिया। जज के तौर पर उन्होंने जो कुछ काम किया, आपने पूरा उनकी निष्ठा पर ही एक तरीके से प्रश्न चिन्ह लगा दिया। तो ये इस मुद्दे पर ज़बरदस्त नाराज़गी है। दूसरी ओर बी सुदर्शन रेड्डी जिस तरह से समर्थन हासिल करने के लिए जगह जगह जा रहे हैं और उन्होंने तमाम नेताओं से बात की है, कई प्रदेशों में गए हैं, राजनीतिक दलों से, एनडीए गठबंधन के घटक दलों के नेताओं से भी बात की है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि वो प्रॉपरली इसके लिए अपना कैंपेनिंग कर रहे हैं और निश्चित तौर पर जो राजनीतिक पार्टियां हैं उनका झुकाव उनकी तरफ दिखाई पड़ रहा है, खासतौर से
आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की पार्टियों का। दूसरी ओर जनता दल यूनाइटेड के भी तमाम सांसद ऐसे हैं जो कि बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में दिखाई पड़ रहे हैं। सीपी राधाकृष्णन के साथ समस्या ये है कि एक तो वो समर्पित एक संघ के कार्यकर्ता है, दूसरे उनको पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी उनको चुनाव जितवा देगी, वो कहीं किसी से मिलने जुलने नहीं जा रहे हैं। और तीसरी बात यह है कि दोनों के प्रोफाइल में ज़मीन आसमान का अंतर है, वो सीपी राधाकृष्णन में और बी सुदर्शन रेड्डी में। तो इनको लेकर एक जो जेडीयू है या फिर तेलुगु देशम पार्टी है या फिर चिराग पासवान की पार्टी है, इन लोगों के भीतर एक ये भी है कि संघ के समर्पित कार्यकर्ता को उपराष्ट्रपति क्यों बनाया जाए। भारतीय जनता पार्टी हर चीज़ में अपना एजेंडा अपने सहयोगी दलों पर क्यों थोप रही है। बिहार में चुनाव नज़दीक आ गए हैं, कुछ ही दिनों में अब घोषणा होने वाली है। एसआईआर की वजह से ये मामला टल गया, नहीं तो शायद अब तक घोषणा हो भी चुकी होती वहाँ पर चुनाव की। लेकिन अब तक नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री पद आगे बने रहेंगे कि नहीं बनेंगे जब एनडीए जीतेगा, इस पर संशय बना हुआ है। तो नीतीश कुमार के भीतर भी एक है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को एक सबक सिखाना है। ये सीधे तौर पर दिखाई पड़ रहा है एसआईआर को लेकर। जिस तरह से जेडीयू के तमाम नेताओं के बयान आए चुनाव आयोग के खिलाफ, सरकार के खिलाफ, वो बहुत मायने रखता है। और ये बयान ऐसे ही नहीं आए, हालांकि उनमें से कुछ एक को नोटिस जारी करके कारण बताओ नोटिस जारी किया गया, सवाल पूछा गया, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कोई एक्शन नहीं लिया गया। तो ये साफ है कि बिना केंद्रीय नेतृत्व की सहमति के उन्होंने ये बयान नहीं दिया था। खैर, उपराष्ट्रपति पद के बारे में जो शिवसेना के मुखपत्र सामना में लिखा गया है वो बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि अगर 20 वोट भी भारतीय जनता पार्टी के क्रॉस वोटिंग हो जाती है तो फिर ये खेल पूरी तरीके से बदल जाएगा। और ये भारतीय जनता पार्टी के भीतर बार बार इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की एक तरीके से कह लीजिए कि पार्टी और सरकार दोनों पर पूरी तरह से जैसी उन लोगों ने पकड़ बनाए रखी है, अल्पमत में आने के बावजूद जिस तरह से वो अपना ही हर चीज़ में चला रहे हैं, तो उनकी पार्टी के भीतर भी इन दोनों नेताओं को सबक सिखाने की तैयारी है। उदाहरण उसके कई हैं। आपने देखा होगा जिस तरह से दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव हुए, उसमें सांसद लोग वोट डालते हैं, उस क्लब में उसके मेंबर होते हैं। उसमें बीजेपी के ही दोनों कैंडिडेट थे, लेकिन एक कैंडिडेट संजीव बालियान का सीधे तौर पर गृह मंत्री अमित शाह ने के वो कैंडिडेट थे, उनका जमकर चुनाव प्रचार किया गया, लेकिन जीत हो गई किसकी? राजीव प्रताप रूडी की, जो विरोध में खड़े थे। कांग्रेस ने उनका साथ दिया, दूसरे इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों ने, और भारतीय जनता पार्टी के सांसदों ने भी उनके पक्ष में वोट दिया। दूसरी बात आपको याद होगा कि मानसून इससे पहले जब वन नेशन वन इलेक्शन पर वोटिंग हो रही थी तो व्हिप जारी करने के बावजूद भारतीय जनता पार्टी के कई नेता वहाँ पर वो नहीं आए और मतदान में शामिल नहीं हुए, यानी वो मतदान से बाहर रहे, एब्सेंट रहे। तो इसका मतलब ये है कि ऐसी स्थिति में कुछ बाहर भी रह सकते हैं या विरोध में वोट डाल सकते हैं, क्योंकि ये ऐसा मौका है जो सीधे तौर पर प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है। ये कैंडिडेट सीपी राधाकृष्णन उन्हीं के हैं, वो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट या आरएसएस के कैंडिडेट नहीं है, ये उनकी पसंद है। इसलिए कि प्रधानमंत्री बार बार हर ये कोशिश करते हैं कि वो तमिलनाडु में कैसे अपना रास्ता बना सकें, केरल में अपना रास्ता बना सकें। 84 साल के श्रीधरन को उन्होंने, जो दिल्ली मेट्रो के चेयरमैन रह चुके हैं, उनको उन्होंने मुख्यमंत्री का कैंडिडेट बना दिया था केरल में, आपको याद होगा। तमिलनाडु से आने वाले रजनीकांत को बड़ा पुरस्कार दे दिया जाता है। उसके अलावा बहुत सारी चीज़ें तमिलनाडु के लिए कर दी जाती हैं जब चुनाव आने होते हैं। तो अब तमिलनाडु में किस तरीके से सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति बनाकर वहाँ अपनी एंट्री कराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वहाँ डीएमके और दूसरी जो पार्टियाँ हैं एआईडीएमके, इनमें से सभी पार्टियाँ सीपी राधाकृष्णन के फेवर में आने वाली नहीं है। ये कहा जा रहा है, ये बात फैलाई जा रही है कि तमिलनाडु के होने के नाते शायद उनका समर्थन उनको मिल जाए, लेकिन संघ की पृष्ठभूमि उनको इस समर्थन से दूर कर रही है निश्चित तौर पर। तो जो एक सामना में लिखा हुआ है कि कैसे ये जो
रेड्डी की सक्रियता है और जो गणित जो लोकसभा और राज्यसभा का है, तो इंडिया गठबंधन के अगर लोकसभा में देखा जाए तो 210 टोटल वोट जो होते हैं चुनाव के लिए, मतदान के लिए, उपराष्ट्रपति के लिए, वो 786 उनकी काउंटिंग है। लोकसभा में देखें तो 210 वोट ऐसे हैं जो सीधे तौर पर इंडिया गठबंधन के हैं, सीधे तौर पर, जिसमें कांग्रेस पार्टी है और ये तृणमूल कांग्रेस है, समाजवादी पार्टी है, डीएमके है, ये बड़ी पार्टियां हैं, एनसीपी है और शिवसेना है जो वहाँ पर उद्धव ठाकरे गुट की है। उसके अलावा जो राज्यसभा में, लोकसभा में अगर एनडीए गठबंधन की बात की जाए तो 240 सांसद तो बीजेपी के हैं, प्लस जो बड़ी पार्टियां हैं उनमें 16 एमपी हैं तेलुगु देशम पार्टी के और 12 एमपी हैं जनता दल यूनाइटेड के, 5 एमपी हैं चिराग पासवान के। तो बिल्कुल मार्जिनल स्थिति है दोनों ही घटक दलों की। अगर इनमें ये कहा जा रहा है कि अगर तेलुगु देशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी तेलुगु देशम पार्टी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू और चिराग पासवान की पार्टी एलजेपी, ये अगर पाला बदल लेते हैं, इनके सांसद अगर पाला बदल लेते हैं, यहाँ क्रॉस वोटिंग हो जाती है, तो खेल पूरी तरीके से बदल जाएगा। और उसमें भी कहीं अगर 20-25 सांसद बीजेपी के क्रॉस वोटिंग कर गए तो ये पलड़ा पूरी तरीके से बी सुदर्शन रेड्डी के पक्ष में आ जाएगा। और शिवसेना, ये सामना की ही बात करें तो उनका ये कहना है कि ये स्थिति यहाँ तक पहुँच सकती है कि अगर ऐसा हुआ तो चुनाव में उलटफेर बड़ा हो सकता है। और इस उलटफेर के लिए केवल विपक्षी दल ही तैयारी नहीं कर रहे हैं, बल्कि एनडीए गठबंधन के घटक दल कर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के भीतर भी इसको लेकर तमाम चर्चाएं चल रही हैं। क्या होता है क्या नहीं, ये देखने वाली बात है, लेकिन इस तरह की चर्चाएं हैं और इसके उदाहरण पहले भी मिल रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह के खिलाफ एक कैसा माहौल बन रहा है। वो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के चुनाव में भी, हालांकि कॉन्स्टिट्यूशन क्लब का चुनाव कोई कॉन्स्टिट्यूशनल संस्था नहीं है, लेकिन एक मैसेज उसका बड़ा है कि गृह मंत्री अमित शाह के पूरी तरीके से पक्ष में संजीव बालियान के उतरने के बावजूद राजीव प्रताप रूडी भारी बहुमत से चुनाव जीते वहां पर। तो ये सारी चीजें ये दिखा रही है कि कैसे उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, जहां प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की प्रतिष्ठा से जुड़ा हुआ है, वहीं इंडिया गठबंधन के लिए भी एक बड़ा मौका है और खास तौर पर एनडीए गठबंधन के घटक दलों के लिए भी एक बड़ा मौका है। उससे बहुत कुछ हासिल नहीं हो जाएगा, लेकिन संदेश एक बड़ा जाएगा कि अल्पमत की सरकार में कितने कमजोर हैं प्रधानमंत्री और गृह मंत्री अमित शाह, लेकिन इस कमजोरी के बावजूद वो कैसे अपने एजेंडे पर आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। दूसरी बात यह कि अगर ये चुनाव हार जाती है एनडीए, उपराष्ट्रपति पद का चुनाव, तो अगला स्टेप फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए बहुत राजनीतिक रूप से बड़ा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि एक तो 17 सितंबर को उनकी उम्र 75 साल की हो जाएगी। उनकी पार्टी के भीतर और उनके जो संगठन है यानी आरएसएस है, उसके भीतर 75 साल को लेकर कितनी चर्चाएं चल रही हैं। चर्चाएं थोड़ी सी दबी हुई ज़रूर लग रही हैं, लेकिन अंदर अंदर ये चर्चा बहुत तेज़ है। प्रधानमंत्री खुद भी कोशिश ये कर रहे हैं कि अगर ऐसी स्थिति आए तो वो गृह मंत्री अमित शाह को प्रधानमंत्री के लिए प्रपोज कर दें, लेकिन ये स्थिति होने वाली नहीं है। तो अगर ऐसा होता है कि उपराष्ट्रपति के चुनाव में एनडीए की हार हो जाती है, जो कि सीधे तौर पर प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की हार होगी, ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री के खिलाफ भी अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। बड़ी तैयारी इसकी हो रही है। अगर अपुष्ट सूत्रों के हवाले से ये बातें भी पता लग रही हैं कि चंद्रबाबू नायडू को प्रधानमंत्री के तौर पर इंडिया गठबंधन प्रोजेक्ट कर सकता है अगर बीजेपी की सरकार यानी एनडीए की सरकार गिरती है, अगर वो समर्थन वापस ले लेते हैं। क्या आगे क्या होता है क्या नहीं होता है, लेकिन ये सारी चीज़ें तय होने वाली हैं उपराष्ट्रपति पद के चुनाव से। यानी उपराष्ट्रपति के इस्तीफे से ये पूरा का पूरा खेला शुरू हुआ है और उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ही, नए उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के साथ ही इस खेला का एक अंत भी होगा और नए खेला की शुरुआत होगी। क्योंकि
जगदीप धनखड़ साहब के इस्तीफे के पीछे सीधे तौर पर कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह हैं, उन्होंने ही जबरन उनका इस्तीफा लिया है। अभी खुद जगदीप धनखड़ ने एक शब्द भी उसके बारे में नहीं बोला है, लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पेंशन वेंशन का मामला अपना सही कर लें, सरकारी घर मिल जाए, उसके बाद वो शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस करें, लोगों को बताएं कि उनको क्यों इस्तीफा देना पड़ा। लेकिन बहुत जो एक लबोलुआब इसका यही है कि प्रधानमंत्री मोदी और गृह मंत्री अमित शाह का दबाव ही है जिसकी वजह से वो मजबूर हो गए इस्तीफा देने के लिए। ऐसी स्थिति में अगर उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में हार होती है तो फिर ये प्रधानमंत्री मोदी के लिए और मौजूदा एनडीए सरकार के लिए फिर एक बड़ा संकट सामने आ जाएगा। एक बात और, यहाँ कुछ छोटे दलों की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, और वो छोटे दल हैं और ये होगा जगदीप धनखड़ की वजह से, जिसमें इंडियन नेशनल लोक दल यानी ये माफ़ कीजिएगा लोक दल जो है, भारतीय लोक दल, ये जयंत चौधरी की पार्टी, उसके भीतर भी उनका भी एक बयान आया है कि वो तो वही करेंगे जो उनके लोग कहेंगे, उनके समर्थक, उनके कार्यकर्ता, और उनके कार्यकर्ताओं के भीतर इस बात से बड़ी नाराज़गी है जिस तरीके से जगदीप धनखड़ को मजबूर किया गया इस्तीफे के लिए, और उसके बाद जिस तरह से उनको एक नज़रबंद करके रखा गया है, नज़रबंद जैसी स्थिति में उनको रखा गया है। तो ये बहुत सारे समीकरण ये बता रहे हैं कि आने वाले दिनों में 9 सितंबर और 9 सितंबर के बाद बहुत कुछ होने वाला है भारतीय राजनीति में। क्या कुछ होता है देखते हैं। फिलहाल ये सारी चीज़ें हैं जो नज़र आ रही हैं मौजूदा राजनीतिक परिस्थितियों को देखते हुए। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ, एक नए मुद्दे के साथ। द ग्राउंड रिपोर्ट के यूट्यूब चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब न किया हो तो ज़रूर कर लें। हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और अपने सुझाव भी हमें ज़रूर भेजें।